Assalamu alaikum. Welcome to Hub of Knowledge. This is Abru Ahmed and today we are going to discuss how we can make a powerful CV. आज मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगी जिनको यूज़ करके जिन पे हम अमल करके एक अच्छी CV बना सकते हैं ताकि हम किसी भी स्कॉलरशिप के लिए कम्पीट कर सकें। CV के बहुत से फॉर्मेट्स हैं, लेकिन आज इस पर हम बात करने लगे हैं वो यूरोपियन फॉर्मेट के अलावा बाकी हर मुल्क पर चलता है। तो लेट्स स्टार्ट इट। सो स्टार्टिंग विद योर इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। यहाँ पे आपने एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि फ़ॉन्ट साइज़ के साथ प्ले नहीं करना, कलर्स के साथ प्ले नहीं करना, क्योंकि हम किसी डिज़ाइनिंग स्कूल में एडमिशन लेने के लिए नहीं भेज रहे CV। हमने स्कॉलरशिप विन करना है, हमने एक प्रोफेशनल एटीट्यूड रखना है स्कॉलरशिप के अपनी CV के स्टार्ट से लेकर एंड तक। ठीक हो गया। आपने गूगल पे बहुत से टेम्पलेट्स देखे होंगे, बहुत से टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, लेकिन हमने वो नहीं उठाने। यहाँ पे आपने अपना नाम मेंशन करना है, अपना जेंडर मेंशन कर दें और अपनी नेशनैलिटी मेंशन कर दें। अपना कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी लाजमी मेंशन कर दें इसमें। अच्छा, यहाँ पे ना आपने फ़ॉन्ट साइज़ के साथ प्ले नहीं करना। बहुत से बच्चे एक मिस्टेक करते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ 16, 18, 20 कलर चेंज कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं। स्टाइल नहीं आपने इसका छेड़ना। इसको जितना सिंपल रखेंगे उतना ईजिली पढ़ा जाएगा और उतना अपील भी करेगा देखने में। अब आगे आ जाती है समरी। समरी आपने लाजमी मेंशन करनी है। मैं इसलिए बार बार जोर दे रही हूँ क्योंकि जब स्कॉलरशिप कमेटी आपकी CV पढ़ना शुरू करती है, स्टार्टिंग में अगर वो आपकी समरी देख लेगी, समरी के अंदर आपने अपनी अचीवमेंट्स, आपने अपने अवार्ड्स या अपना रिलेटिव एक्सपीरियंस थोड़ा सा मेंशन किया होगा ना, तो उससे क्या होगा कि उनको आइडिया हो जाता है कि अच्छा बच्चे में कैलिबर है, इसमें पोटेंशियल है, इसको हम कंसिडर शायद कर सकें आगे जाकर स्कॉलरशिप के लिए। इसलिए आपने समरी को तो बिल्कुल स्किप नहीं करना। बहुत से बच्चे समरी छोड़ देते हैं और डायरेक्ट एजुकेशन का सेक्शन स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, ऐसा आपने नहीं करना। अब समरी में आपने क्या लिखना है? समरी के अंदर आपने अपने अवार्ड्स मेंशन करने हैं, वो वाले जो उस स्कॉलरशिप के लिए जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रेलिवेंट है। इसी तरह आपने अचीवमेंट्स और जो कुछ आपने अचीव किया हुआ है अपनी डिग्री के दौरान, आपने कोई इससे रिलेटेड एक्सपीरियंस किया तो वो आप इसमें लिख दें जो उस स्कॉलरशिप से रेलिवेंट है। इस चीज़ को मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ, रेलिवेंसी ब्रेक नहीं करनी। इररेलेवेंट चीज़ें आपने बिल्कुल भी मेंशन नहीं करनी ताकि जो है आप compete कर सके स्कॉलरशिप के लिए। अब आता है एक्सपीरियंस का सेक्शन। बहुत से लोग इस चीज़ पे डिबेट करते हैं कि एक्सपीरियंस पहले नहीं आना चाहिए, एक्सपीरियंस बाद में आना चाहिए, पहले एजुकेशन है समरी के बाद। लेकिन मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो यही है कि पहले आप वर्क एक्सपीरियंस मेंशन करें। अगर आपके पास नहीं है जॉब का एक्सपीरियंस, कोई बात नहीं, आप इंटर्नशिप मेंशन कर दें। इंटर्नशिप तो हम करते हैं ना, बैचलर की स्टडी के दौरान, मास्टर की स्टडी के दौरान, बाद में इंटर्नशिप तो हम करते हैं, वो मेंशन कर दें आप। उसको आप लिखें इस तरह का, इतना प्यारा बना के लिखें कि पढ़ने वाले को पता चले कि अच्छा बच्चे ने इस फील्ड से रिलेटेड कोई काम की है। जिस स्कॉलरशिप के लिए वो अप्लाई कर रहा है उससे रिलेटेड उसके पास थोड़ा एक्सपीरियंस मौजूद है। ये चीज़ें लाजमी आप मेंशन करें। अब एक्सपीरियंस जब आपने लिखना शुरू करना है, इसमें आप एक और गलती करते हैं अक्सर। आपने जिस जगह पे इंटर्नशिप की है, फॉर एग्जांपल मैं इस टाइम इंटर्नशिप वालों को फोकस कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर बच्चे उनके पास बैचलर और मास्टर एजुकेशन के दौरान टाइम नहीं होता कि वो जॉब प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लें, इसलिए मैं इंटर्नशिप वालों को फोकस करके बता रही हूँ। आपने ये नहीं मेंशन करना उसके अंदर कि जहाँ पे आपने इंटर्नशिप की है वो यूनिवर्सिटी या ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट क्या काम करवाता है। आपने अपना बताना है, आपने क्या सीखा और आपसे क्या फ़ायदा हुआ उस इंस्टीट्यूट को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने टीम प्लेयर के तौर पे वहाँ पे बिहेव किया। टीम प्लेयर अभी समझा देती हूँ। एक ग्रुप आपको साइन किया गया बच्चों का, 5 लोगों का, 6 लोगों का, आपने उनको सुपरवाइज किया। सुपरवाइज नहीं किया, कोई बात नहीं, आप वो पार्ट थे उस ग्रुप का। ठीक है, आपने उस ग्रुप के अंदर रहकर काम किया, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट किया। इससे क्या होता है कि जो स्कॉलरशिप कमेटी होती है ना, जाहिर है उसने एक आधा बच्चा तो लेना नहीं और ना ही उसने आपको अकेले पढ़ाना है। जब उन्होंने बच्चा सिलेक्ट करना है किसी भी मुल्क से, उन्होंने ये देखना है कि ये बच्चा हमारे यहाँ आकर जब हमारी क्लास में बैठेगा, डिफरेंट किस्म के बच्चे उसे मिलेंगे, बहुत सारे क्लास फेलोज होंगे, क्या ये उनके अंदर एडजस्ट कर पाएगा? क्या इसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो एक टीम की तरह बिहेव करे, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करे? इस तरह तो नहीं होगा कि वो अलग थलग बैठा होगा साइड पर। ये चीज़ें हम किस तरह से उनको बताएंगे? इसी तरह बताएंगे कि जब हमने काम किया, इंटर्नशिप किया, तो हम अकेले काम नहीं कर रहे थे, हम एक ग्रुप का पार्ट थे। और मैंने क्या किया, जब मैं एक ग्रुप का पार्ट था या मैं ग्रुप की पार्ट थी तो मैंने बहुत अच्छे तरह से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके, कोलैबोरेट करके एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। ये चीज़ें लाजमी आपने मेंशन करनी है। अब जब आपने एक्सपीरियंस लिखना है ना, आपने इसको बहुत लंबा पैराग्राफ भी नहीं बताना, ठीक है, और ना बहुत ज़्यादा आपने डिटेल्स इस एक सेक्शन के अंदर डाल देनी है।
3 से 4 बुलेट पॉइंट्स बहुत हैं, सिर्फ 3 या 4 बुलेट पॉइंट्स बनाएं, उसके अंदर आप ये चीज़ मेंशन करें। ठीक है, आपने अपनी अकम्पलिशमेंट भी बतानी है। अकम्पलिशमेंट आप किस तरह से बता सकते हैं, आपने नंबर्स यूज़ करने हैं, नंबर्स की बहुत पावर होती है। नंबर्स लाजमी यूज़ करें। मैं बार बार इस चीज़ पे जोर दे रही हूँ कि नंबर्स लाजमी लिखें। किस तरह लिखना है, एग्जाम्पल आपको देती हूँ। लेट्स से आपको बताना है कि इंटर्नशिप के दौरान आपको ये टास्क दिया गया कि आपने 3 असाइनमेंट्स करनी है 5 महीने के अंदर, ठीक है, या आपको एक प्रोजेक्ट असाइन किया गया और उसकी डेडलाइन थी 6 महीने की। यहाँ पे आप इस तरह से मेंशन कर दें कि वही प्रोजेक्ट मैंने 6 महीने की जगह 2 महीने में ख़त्म कर दिया या 2.25 महीने में ख़त्म कर दिया। इससे क्या होगा, जो प्रोजेक्ट आपने किया ज़ाहिर आपके साथ के बच्चों ने भी किया होगा जो वहाँ पे इंटर्नशिप कर रहे थे, लेकिन आप किस तरह से उनसे कम्पीट कर रहे हैं कि आपने वो काम जल्दी कर लिया। तो ये भी उन्हें बहुत चीज़ अपील करती है, ये भी मेंशन करें। नाउ कमिंग टू द एजुकेशन सेक्शन। एजुकेशन के अंदर सब कुछ लिख दें, जितनी आपकी एजुकेशन है, मैट्रिक से लेकर BS तक या MS तक या PhD तक, सारी एजुकेशन, सारी ट्रेनिंग्स लाजमी लिखें, लेकिन रेलिवेंट वंस, सिर्फ रेलिवेंट वंस ट्रेनिंग्स लिख दें। डेट्स मेंशन करें, कहाँ से कब से कब तक थी, ड्यूरेशन सारी लिखने के बाद। अच्छा, जब आपने मेंशन करना है ना अपनी एजुकेशन डिग्रीज आपने मेंशन करनी है, उसके अंदर अपना CGPA या अपना मार्क्स अकेले मेंशन मत करें, एक स्केल प्रोवाइड करें कि मैक्सिमम अटेनेबल मार्क्स कितने हैं उस इंस्टीट्यूट में। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ मैक्सिमम अटेनेबल CGPA कितना है 4, परसेंटेज कितनी है 100, ये लाजमी आप मेंशन करें। क्यों? क्योंकि हर मुल्क का अपना क्राइटेरिया होता है मार्क्स देने का। अमेरिका में 4 का स्केल यूज़ होता है, जर्मनी में 5 का स्केल यूज़ होता है। वहाँ पे 1 जो होता है सबसे हाईएस्ट होता है, 5 सबसे लोएस्ट होता है, फेल हो जाता है अगर आपका 5 GPA या 4 GPA, तो 4 GPA लोएस्ट होता है। इसलिए आपने लाजमी मेंशन करना है अपने मार्क्स के साथ ताकि उनको आइडिया हो जाए। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊँ, बहुत से बच्चे इससे भी परेशान होते हैं कि हमारा अगर CGPA अच्छा नहीं आया, हमारी परसेंटेज अच्छी नहीं है, तो क्या हम स्कॉलरशिप के लिए कम्पीट नहीं कर सकेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। CV के अंदर आपका जो CGPA है उसका सिर्फ इतनी सी जगह होती है, वो सिर्फ इतनी सी जगह लेता है। वो मेंशन करना ज़रूरी है कि आपने लिया है, आपने मार्क्स इतने ले लिए, ठीक है, वो आपको रैंक कर लेंगे उसके अकॉर्डिंग, लेकिन स्कॉलरशिप अगर आप विन करते हैं या स्कॉलरशिप विन करना चाहते हैं, उसमें क्या होता है कि हर चीज़ के पोर्शंस होते हैं, हर स्कॉलरशिप को डिवाइड किया जाता है। किसी में 20% आपके मार्क्स को कंसिडर किया जाता है, किसी में 40% वेटेज ली जाती है। इसलिए सिर्फ CGPA की बेस पर नहीं आपकी सिलेक्शन या रिजेक्शन होती, इसमें आपकी बाकी चीज़ें जो CV के अंदर बाकी चीज़ें मेंशन है ना, आपका एक्सपीरियंस, आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, सर्टिफिकेट्स, आपकी अचीवमेंट्स, आपके अवार्ड्स, ये सब कुछ मेंशन करता है, ये सब कुछ जो है मैटर करता है। इसलिए आपने उन चीज़ों पे भी फोकस करना है, बल्कि उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है। CGPA अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, इसमें टेंशन या परेशान होने वाली बात नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे आता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन का सेक्शन। यहाँ पर आपने क्या लिखना है, इसके अंदर आप मेंशन करें कॉन्फ्रेंसेस, प्रेजेंटेशंस, अपने सर्टिफिकेट्स, अपनी अवार्ड्स, अपनी सोसाइटी की मेंबरशिप्स, ये सब कुछ आप मेंशन कर दें। अब इस तरह नहीं करना कि मेंबरशिप्स का अलग एक सेक्शन बना लिया, प्रेजेंटेशंस का अलग सेक्शन बना लिया, कॉन्फ्रेंसेस का अलग सेक्शन बना लिया, नहीं, इससे बहुत लंबी CV होती जाएगी आपकी। आपने प्रिसाइज रहना है। इतनी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ CVs आती हैं किसी भी स्कॉलरशिप कमेटी के पास, ज़ाहिर है पूरी दुनिया से अप्लाई करते हैं लोग, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि इतनी बड़ी CVs पूरी पढ़ें एंड तक। तो इसमें एट द एंड आपके लिए ड्रॉबैक है जब वो आपका सारी अचीवमेंट्स पढ़ ही नहीं पा रहे हैं एंड तक। इससे उसको प्रिसाइज रखें, एक ही सेक्शन बना दें एडिशनल इन्फॉर्मेशन का, उसके अंदर पहले मेंशन कर दें सर्टिफिकेट्स, फिर आ जाएं कॉन्फ्रेंसेस पर, फिर आ जाएं प्रेजेंटेशंस पर, फिर आ जाएं मेंबरशिप्स पर, और वही लिखना है जो रेलिवेंट है। इरेलीवेंट चीज़ें नहीं लिखनी, ठीक है। बहुत से कॉन्फ्रेंसेस बच्चे अटेंड करते हैं BS के दौरान, MS के दौरान, उसमें सारी की सारी ही आपने अंदर ऐड कर देनी, सिर्फ वही डालें जो रेलिवेंट। अब वो बच्चे जो कहते हैं हमारे पास ना कॉन्फ्रेंसेस का कुछ है लिखने के लिए, ना हमारे पास सर्टिफिकेट्स हैं मेंशन करने के लिए, ना हमारे पास प्रेजेंटेशंस हैं, उनके लिए मैं बताती हूँ वो क्या करें। सबसे पहले हम प्रेजेंटेशंस पे डिस्कस करते हैं। जब आप BS करते हो या जब आप मास्टर्स करते हो, ड्यूरिंग एजुकेशन, ड्यूरिंग योर डिग्री, प्रेजेंटेशंस देते हैं आप क्लास में। कितनी प्रेजेंटेशंस देते हैं? 25% हमारे यहाँ जो CGPA कैलकुलेट होता है उसमें से 25% टीचर के हाथ में होता है। किस चीज़ पे वो बेस करता है? असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशंस, इन चीज़ों पे करता है। आप वो वाली प्रेजेंटेशंस लिखें, आपने उसको बताना इतने अच्छे तरीके से कि वो लगे कि प्रोफेशनली आपने प्रेजेंटेशन दी है।
काम तो किया है ना आपने, इसमें आप कुछ झूठ नहीं बोल रहे, वो वाली प्रेजेंटेशंस मेंशन कर दें। फिर आगे हम आ जाते हैं सर्टिफिकेट्स पे। अच्छा, नहीं है आपके पास सर्टिफिकेट्स, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे उन बच्चों को ये रेकमेंड करूँगी 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने एक गैप ले लें। उस 6 महीने के दौरान अपने आप को पॉलिश करें, ट्रेन करें, देखें कि यहाँ पर पाकिस्तान में डिफरेंट जगहों पे कहाँ कहाँ कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, जहाँ पर भी हो रही हैं अप्लाई कर दें। बहुत ज़्यादा महंगी है, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं। हमारे यहाँ के इंस्टीट्यूट्स अच्छे हैं, वो स्टूडेंट से इतने पैसे नहीं लेते। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत सी ऐसी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं। अगर आप उनको उनके एडमिन डिपार्टमेंट में या उनके जो डायरेक्टर साहब हैं उनको आप अच्छी सी एक ईमेल लिखें, उनको बताएं कि मैं ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, आप काइंडली मुझे एग्जाम्प्ट कर दें। वो करते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो आपको अलाउ करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप कॉन्फ्रेंस अटेंड कर लें। ठीक है, आप इस तरह कर लें, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका एक रियल पोर्टफोलियो बन जाएगा कि आपने कॉन्फ्रेंसेस भी अटेंड की हैं और आपके पास सर्टिफिकेट्स भी आए हैं। अब बात करते हैं मेंबरशिप्स के ऊपर। आप जहाँ पे पढ़ रहे हैं उन यूनिवर्सिटीज़ में पता करें, देखें, जितनी सोसाइटीज़ होती हैं, उनकी स्पोर्ट्स की सोसाइटीज़ होती हैं, आईटी से रिलेटेड सोसाइटीज़ होती है, इन सबको ज्वाइन करें, इनकी मेंबरशिप्स लें और फिर रेलेवेंट वाली जो है उसको स्कॉलरशिप के लिए, जिस भी स्कॉलरशिप में आप अप्लाई करेंगे उसकी सीवी जब आप बनाएं तो उसके नीचे मेंशन कर दें। ये भी आपको बहुत फ़ायदा देगी आगे जाकर। अब हम इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स के ऊपर बात करते हैं। जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जाहिर है वहाँ पे एक इंटरनेशनल इन्वायरमेंट है, वहाँ इंग्लिश बोली जाएगी, तो वो डिमांड करते हैं कि जो बच्चा आए उसको इंग्लिश आती हो। ये आप किस तरह से बता सकते हैं, या आप 2 तरह से बता सकेंगे, या तो आप इंग्लिश का टेस्ट कर ले IELTS या TOEFL, या फिर आप जहाँ पे पढ़ रहे हैं उस डिपार्टमेंट से इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लेटर ले लें। ठीक है, बहुत सी ऐसी स्कॉलरशिप्स हैं जो कि विदाउट IELTS भी आपको कंसिडर करती हैं, तो वहाँ पे आपका ये वाला लेटर चल जाता है। अगर नहीं आपको IELTS है ना, तो आप IELTS का स्कोर भी मेंशन करें। जो यूरोपियन फॉर्मेट है उसके अंदर लैंग्वेज का बाकायदा एक सेक्शन बना होता है जिसमें आप इंग्लिश लैंग्वेज भी लिखते हैं। इसके अलावा जितनी आपको लैंग्वेजेस आती हैं, अपनी मदर टंग तो आप लिखते ही हैं। इसके अलावा जैसे अब मैंने जर्मनी और स्पेन में जब मैंने पढ़ाई की तो मैंने वहाँ पे लैंग्वेज ज़रूर सीखी मैंने, तो मैं जर्मन और स्पेनिश वहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। तो ये भी एक अच्छा गुड पॉइंट होता है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, जितनी लैंग्वेजेस आपको आती हैं वो आप उसमें मेंशन करते हैं, और इंग्लिश तो मस्ट है क्योंकि सिलेक्शन ही इंग्लिश की बेस पर होगी। नाउ कमिंग टू द एंड ऑफ द CV, बाज़ औक़ात नीचे बच्चे क्या करते हैं, रेफरेंसेस डायरेक्ट मेंशन कर देते हैं। रेफरेंसेस से क्या मुराद है, वो वाले रेफरेंस जहाँ पे आपने स्टडी की है, जहाँ पे आपने काम किया है, उन लोगों का रेफरेंस जो आपके बारे में अच्छी बातें बता सके अगर कल को स्कॉलरशिप कमेटी उनको अप्रोच करती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आप हमेशा नीचे एक स्टेटमेंट लिख दें, रेफरेंसेस विल बी प्रोवाइडेड ऑन डिमांड। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी के फॉर्मेट्स ऐसे होते हैं जो वो कहते हैं डायरेक्टली आप रेफरेंसेस लिखते हैं। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो ऑलरेडी अपने प्रोफेसर से या अपने यूनिवर्सिटी के टीचर्स हो गए या जहाँ पे आपने इंटर्नशिप किया उन लोगों से आप बात करके रखें कि आप लोगों का हमने रेफरेंस प्रोवाइड किया हुआ है CV पर, अगर आपको हमारे बारे में कोई ईमेल आए तो हमारे बारे में अच्छा फीडबैक दीजिएगा। ये मैं इसलिए आपको कह रही हूँ कि रेफरेंसेस उसके अंदर ना लिखें, क्योंकि जब आप स्कॉलरशिप में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे तो वो आपसे रिकमेंडेशन लेटर्स मांगते हैं, वहाँ पे तो पहले उन्होंने आपसे रेफरेंसेस पूछ लिए, तो फिर आप बार बार इतनी डिफरेंट जगहों पे डायरेक्ट रेफरेंस मत लिखें, बस इतना लिख दें कि रेफरेंसेस विल बी प्रोवाइडेड ऑन डिमांड। तो इस तरह हमने आज ये सीखा कि हम एक CV को पावरफुल किस तरह बना सकते हैं, किन चीज़ों को हमने फोकस करना है, नंबर्स को हमने फोकस करना है, मार्क्स हमने अंदर मेंशन करने हैं, डिफरेंट जो सर्टिफिकेट्स हैं, कॉन्फ्रेंसेस हैं, उन पे फोकस करना है। नहीं है तो कोई बात नहीं, 6 महीने का गैप लें, सीख कर आ जाएं, फिर CV पे मेंशन कर दें और अप्लाई कर दें। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आई एम डैम श्योर आप ज़रूर स्कॉलरशिप के लिए कम्पीट करेंगे, क्योंकि ये मेरा अपना पर्सनल रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। मैंने यही चीज़ें यूज़ की हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डिफरेंट मुल्कों की स्कॉलरशिप्स विन की हैं। इन चीज़ों को फॉलो करते रहें और फिर आप ज़रूर तरक्की करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज़ एपिसोड एंड विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वन। अगर आपका कोई सवाल है या अगर अभी भी आपकी कोई कन्फ्यूजन है देन कमेंट बिलो, या आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मैं अपना ईमेल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और स्क्रीन पे भी चला देती हूँ, क्योंकि अक्सर बच्चे कहते हैं कि उन्हें डिस्क्रिप्शन में ईमेल नहीं मिलता। तो इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी CV के टेम्पलेट्स को रिव्यू करूँ, आप मुझे ईमेल कर दें, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि हर बच्चे को उसका जवाब दूँ। और इसके अलावा अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।